नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम बात करेंगे सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर, साथ ही एक ऐसी शादी जिसकी चर्चा हर तरफ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत का रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश बीजेपी ने पार्टी के आला पदाधिकारियों को सौंप दी है, लेकिन उसमें सबसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट कार्ड में उस गाने के बोल 100% सच साबित हुए जिसमें कहा गया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही हश्र हुआ बसपा और सपा का। बसपा ने अगर अब तक सबसे खराब प्रदर्शन किया तो सपा को सत्ता से दूर किया, और दूसरी तरफ सपा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस वक्त पार्टी इस्तीफों और इल्जामों से दो चार हो रही है। एक तरफ पार्टी के नेता सपा का दामन छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आजम के खेमे की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। अभी तक आजम के खेमों के लोग सपा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज आजम ने इशारों ही इशारों में सपा डेलीगेशन से ना मिलकर जता दिया कि जेल से रिहाई के बाद सपा में तूफान आना तय है। साथ ही चंदौली से एक ऐसी खबर है जिसे हर शख्स को जरूर देखनी चाहिए, ऐसी शादी जो मिसाल बन गई। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की दोबारा जीत में बीएसपी के वोट बैंक का खासा योगदान रहा। बीएसपी प्रमुख मायावती अपने वोट बैंक को इकट्ठा तो नहीं कर सकी, जिससे बीएसपी कोर वोटर बीजेपी के पोल में पाले में चला गया। बीएसपी ने चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन सपा का खेल भी खूब बिगाड़ा। वही बीजेपी ने चुनाव में 273 सीटें जीतकर सरकार तो बना ली, लेकिन ओबीसी वोटर ने बीजेपी से किनारा कर लिया और उच्च जाति के लोगों में भी सपा ने सेंध लगाई, जिससे बीजेपी के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। सपा का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा, लेकिन सत्ता दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी बसपा की बिछाई बिसात का तोड़ नहीं निकाल पाए। अखिलेश भाजपा की रणनीति से निपटने के लिए सेना सजाते रहे, लेकिन बीएसपी ने सपा प्रत्याशियों के सामने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हुए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा की दोबारा जीत में बीएसपी के वोट बैंक का खासा योगदान रहा। बीएसपी प्रमुख मायावती अपने वोट बैंक को सहेज नहीं पाई, जिससे उनके वोटर बीजेपी के पाले में चले गए। यही उलटफेर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति पर भारी पड़ गया। जाटों के साथ जाट वोट भी बीजेपी के खाते में चला गया। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 273 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस जीत के पीछे क्या फैक्टर था, इसकी रिपोर्ट यूपी बीजेपी ने तैयार करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बसपा के उम्मीदवार उतारने के पैटर्न से बीजेपी को बहुत फायदा मिला है। कई सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी की जीत का कारण बीएसपी के प्रत्याशी उतारने का पैटर्न रहा है। बसपा के उम्मीदवार पड़े सपा पर भारी। 122 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार सपा के लिए हुए घातक। सपा ने जिन 91 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, बसपा ने भी सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों के सामने मुस्लिम चेहरा बनाया। बसपा ने 15 सीटों पर सपा के यादव उम्मीदवारों के सामने यादव उम्मीदवार बनाया, और इन 122 सीटों में से बीजेपी ने 68 सीटें जीती। रिपोर्ट के अनुसार 122 सीटों पर बीएसपी ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो समाजवादी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हुए। इसलिए सपा की दुश्मन बसपा निकली, जिसने खुद भी नहीं जीता और न ही सपा को जीतने दिया। साथ ही सपा ने जिस उम्मीद के मुताबिक रालोद से गठबंधन किया था, सारी उम्मीदें काफूर हो गईं। सपा रालोद गठबंधन से बीजेपी को नहीं हुआ नुकसान। सपा रालोद गठबंधन भी बीजेपी को नहीं नुकसान पहुंचा सका। चुनाव से पहले सपा रालोद गठबंधन लगता था करेगा चमत्कार, लेकिन सपा रालोद का गठबंधन
कामयाब नहीं हो सका। किसान आंदोलन का फायदा भी गठबंधन को नहीं मिला। किसान आंदोलन के असर वाली 30 सीटों पर गठबंधन फेल हुआ। 30 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर मिल सकी जीत। पहले चरण की 58 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी को मिली हैं। सपा और रालोद को जिस किसान के सहारे हुंकार भर रहे थे, वो सिर्फ हवाई साबित हुए। चुनाव के दौरान लग रहा था कि बीजेपी से जाट वोटर नाराज थे, लेकिन जाटों के नाराज होने की खबर सिर्फ खबर बनकर रह गई। सपा रालोद गठबंधन को मनमाफिक फायदा नहीं मिला। इन सीटों पर जाट वोट ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बढ़ गया। शहरी जाट वोट बीजेपी को मिला तो ग्रामीण वोट रालोद को मिला। बीजेपी ने शहरी क्षेत्र में 17 जाट प्रत्याशी उतारे थे, 10 को जीत हासिल हुई थी। सपा ने 7 प्रत्याशी उतारे और 3 उम्मीदवारों को जीत मिल सकी। रालोद ने 10 उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 4 उम्मीदवार ही जीत सके। सपा का मुस्लिम यादव फैक्टर इस चुनाव में खूब चला। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में सपा को इसका फायदा दिखा। बीजेपी की रिपोर्ट में एक फैक्टर यह भी है कि सपा स्वर्ण वोट इस बार अच्छा मिला। सपा ने जहां से स्वर्ण उम्मीदवार को टिकट दिया, वहां उस जाति का स्वर्ण वोट समाजवादी पार्टी को खूब मिला। और वहीं बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल एस ने पूर्वांचल में ज्यादा सहयोग नहीं दे सकी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बसपा से फायदा, सहयोगी से बीजेपी को नुकसान। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी, निषाद ने बीजेपी को वोट नहीं किया। पाल, शाक, राजभर जैसी ओबीसी जातियों ने भी वोट नहीं दिया। ओबीसी जातियों के बड़े वर्ग का वोट सपा को मिला, जबकि 2017 में इन जातियों ने बीजेपी को समर्थन किया था। मुस्लिम समुदाय का ध्रुवीकरण भी बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अगर सपा को बीएसपी ने नुकसान पहुंचाया तो बीजेपी को पूर्वांचल में सहयोगी दलों से जितना उम्मीदें थी, उसके विपरीत रिजल्ट मिला था। क्योंकि बीजेपी की सहयोगी निषाद और अपना दल एस से बीजेपी को बहुत फायदा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका। पूर्वांचल में खराब प्रदर्शन की ये है वजह। ओबीसी जातियों का सपा को वोट करना। गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। 3 जिलों की 22 सीटों में से बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं सकी। सपा ने आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। गाजीपुर के 7 निर्वाचन क्षेत्रों में से 5 पर सपा, जबकि उसकी सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने शेष 2 सीटों पर जीत हासिल की है। 2017 में भाजपा गठबंधन ने इन जिलों में 8 सीटें जीती थी। इस तरह रिपोर्ट को देखने पर यही लगता है कि पार्टियां जिससे भी गठबंधन कर लें, जनता ने जो विचार कर लिया फिर उससे डिगती नहीं है, बल्कि अडिग रहती है। जहां ओबीसी ने बीजेपी से किनारा किया तो उच्च जाति के लोगों ने भी सपा को वोट किया, जिससे बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं सपा के वोट प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड के बाद बीजेपी आम चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाती है और सपा फिर गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनाव में जाएगी या अकेला चलो की राह पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वही असेंबली चुनाव में हार के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी सहयोगी दल नाराज हो रही हैं तो कभी अपने चाचा शिवपाल सिंह के नखरे उनको झेलने पड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आजम खान ने से जो हमदर्दी थी वो नेताओं में होड़ लगी हुई है। इसी सिलसिले में सपा की तरफ रविदास मेहरोत्रा की अगुवाई में गई नेता आजम खान से मिलने पहुंची डेलीगेशन, लेकिन आजम से मिलने का सपना अधूरा रह गया और राजनीति को एक नया मुद्दा भी मिल गया।
असेंबली चुनाव में हार के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी सहयोगी दल नाराज हो जाते हैं तो कभी अपने चाचा शिवपाल के नखरे उनको झेलने पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ आजम खान से हमदर्दी जताने वाले नेताओं में होड़ लगी हुई है। जिस आजम खान को मिलने के लिए नेताओं के पास वक्त नहीं होता था, आज वही नेता आजम से मिलने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सपा के कद्दावर नेता और सपा के संस्थापकों में शुमार आजम खान तकरीबन 2.5 सालों से सलाखों के पीछे हैं। आजम खान पर 72 केस दर्ज हैं और उनमें से 71 केसों में जमानत मिल चुकी है। आजम के जल्द जेल से बाहर आने की चर्चाएं गर्म हैं और सियासत में कयासों का बाजार भी गर्म है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम का अगला कदम क्या होगा। हर नेता अपने तरीके से आजम को लेकर बयान दे रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले सीतापुर में आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल ने सपा में हलचल पैदा कर दी है। आजम खान के मिलने से सपा के गलियारों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। बेचैनी इस कदर है कि रह नहीं पा रहे हैं। शिवपाल ने जब से आजम से मुलाकात की है, सपा ने भी आजम से मिलने का वक्त तय किया और आज सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा की अगुवाई में सपा के कई नेताओं ने आजम से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन आजम से मिलने का सपना साकार नहीं हो सका कि सपना सपना ही रह गया। आजम खान साहब बताया गया कि बहुत अधिक अस्वस्थ हैं, उनको बहुत तेज बुखार है, उनको लूज मोशन हो रहा है और वो दवा खा के सो रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अब प्रशासन को सरकार से कोई आदेश है कि हमको उनसे न मिलने दिया जाए। आजम खान साहब जेल के अंदर फांसी गरज जो होता है, जहां फांसी प्राप्त किए हुए मुलजिम रहते हैं, उस कोठरी में तन्हाई में उनको बंद किया गया। सपा के नेताओं से आजम खान की मुलाकात न होने पर कयासों का दौर फिर से परवान चढ़ने लगा है कि कहीं आजम ने सपा के नेताओं से मिलने का बहाना तो नहीं किया। फिलहाल रविदास मेहरोत्रा जो भी कहें, लेकिन आजम से मुलाकात नहीं होने पर आजम के मीडिया प्रभारी के उस बयान को हवा मिल रही है जिसमें उन्होंने कहा था सपा ने आजम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आजम का रविदास से ना मिलना शंकाओं और आशंकाओं को बल मिलता जा रहा है, लेकिन रविदास के अपने बहाने हैं। जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से अगर कोई विधायक या सांसद जेल में आता है तो उसको बी क्लास मिलता है, लेकिन आजम खान साहब को जेल के अंदर न बी क्लास मिला है, न सुपीरियर क्लास मिला है और वो आम अपराधी कैदियों की तरह जेल के अंदर उनको बंद रखा जा रहा है। जब वो जेल में आए थे उस समय वो सांसद थे, आज वो भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। हमने प्रशासन से कहा कि अगर वो बुखार है, उनको बीमार हैं, तो उनको अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि आजम खान साहब की जेल में मृत्यु है। सपा में जारी हलचल पार्टी नेताओं का इस्तीफा इस बात का संकेत दे रहा है कि सपा में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी के छोटे बड़े नेता सपा से बिछड़ते जा रहे हैं, इससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि सपा में अभी नाराज नेताओं का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ दिन पहले जिन नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थामा था, अब बारी बारी से वो भी छोड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे ने सपा से इस्तीफा दिया, फिर पूर्व मंत्री हरपाल सिंह सैनी ने सपा से इस्तीफा दिया। साथ ही सपा के खेमों में बगावत धीरे धीरे शोरों में तब्दील होने लगी है। आधा दर्जन जिलों के पदाधिकारियों ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो सूबे में नई तरह की सियासत जन्म ले रही है। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से मिलने से मना किया है। ऐसी खबरें जेल के अंदर से सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने कहा है कि आजम खान की तबीयत खराब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आजम खान क्यों समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से नहीं मिले या जेल प्रशासन ने उनको मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि आजम खान की नाराजगी चल रही है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आजम खान के करीबियों ने निशाना साधा है। इस बीच शिवपाल यादव ने मुलाकात किया है, वहीं जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे थे। इन सारी खबरों के बीच में जब समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से आजम खान की मुलाकात नहीं होती है तो इस बात के ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान की दूरियां अब समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव से बढ़ गई। इन विवादों का निपटारा तभी होगा जब आजम खान जेल से बाहर आएंगे। तब तक कयास, अनुमानों, सियासी बयानों के सहारे सपा की समस्याएं बढ़ती रहेंगी और अखिलेश की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जाएंगी। सपा के नेताओं में अब अपने नेता की अगुवाई पर भी शक होने लगा है। लगातार चुनाव दर चुनाव हार से सपा के नेताओं का विश्वास अब अपने मुखिया पर से उठने लगा है। देखिए कब तक ये जाने की प्रक्रिया जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सियासत से जुड़ी खबरों से आगे बढ़ते हैं। अक्सर आपने पुलिस के रौद्र रूप को देखा होगा, लेकिन हम आपको पुलिस की दरिया दिली के बारे में आज बताएंगे, जो दहेज लोभियों के लिए एक सबक है और मानवता के पैरोकारों के लिए एक मिसाल है। चंदौली जिले के सकलडीह के सीओ की इस अनोखी पहल की चारों तरफ तारीफ हो रही है। एक शादी ऐसी भी, गरीब बेटी के मसीहा बने हैं सीओ साहब। देखिए। सिर पर भगवा पगड़ी, जिस्म पर खाकी वर्दी, हाथों में माला लिए हुए पुलिस की कतार किसी वीआईपी या आला अधिकारियों के इस्तकबाल में नहीं खड़ी है, बल्कि मुंह बोली बहन की शादी में आए हुए बारातियों के स्वागत में खड़ी है। ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए लोग खुशी में झूम रहे हैं। शादी तो हर रोज होती है, लेकिन ये शादी कुछ खास है। इस अनोखी शादी की मेजबानी सकलडीहा के सीओ की अगुवाई में हुई। दरअसल गरीब परिवार की शिखा की शादी की जिम्मेदारी सीओ अनिरुद्ध सिंह ने उठाई थी और शानदार तरीके से धूमधाम से शादी रचाई गई। शिखा सीओ साहब कैसे आपके संपर्क में आए थे और किस तरह से उन्होंने आपको बहन बनाया और आज शादी करी है, शादी आपकी हो गई, तो कितना खुश है, क्या कहना है आपका? हम सीओ साहब से बहुत खुश हैं। काफ़ी खुश हैं आप? हाँ, हम बहुत खुश अच्छा हैं। लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। दरअसल ये शानदार शादी का नजारा है थानापुर थाना इलाके के आवासपुर गांव का, जहां शिखा एक बेहद गरीब परिवार की है और पैसे की तंगी, गुर्बत के सबब से परिवार वाले दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, जिससे गरीब बेटी की शादी होना मुहाल हो गई थी। बेटी की शादी के गम में कुछ महीने पहले मां ने मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद समाज सेवी दुर्गेश सिंह की इंसानियत ने उबाल मारा और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। शादी की सारी जिम्मेदारी सीओ ने उठाई। हल्दी रस्म से लेकर शादी के शगुन तक सभी रस्मों को तरीके और सलीके के साथ जश्न मनाया गया। मुंहबोली बहन को पुलिस वालों ने जयमाल के स्टेज तक पहुंचाया। जयमाल का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वधू को आशीर्वाद देने के लिए चंदौली पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल समेत कई ब्लॉक प्रमुख और सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। अपनी शादी की ऐसी धूम से दूल्हा और दुल्हन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किस कंडीशन में आपकी शादी हुई, किस तरह से पुलिस के लोगों ने आपसे संपर्क किया और
आज शादी हो गई है तो कैसा लग रहा है, पूरी बात बताइए। आज शादी हो गई सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब देख करके बहुत हम खुश हैं। और राज्यपाल समाज सेवी द्वारा जो है दुर्गेश सिंह के द्वारा जो है हम लोगों को संपर्क किया गया, जो कि हमारे सर अनिरुद्ध सीओ सकलडीहा हम लोगों को मतलब हम लोगों के संपर्क में आए सर, और इनसे मिलने के बाद हम बहुत प्रभावित हुए। और आज आपकी शादी हो गई है, दहेज रहित शादी हुई है आपकी जी। आपने करी है, तो समाज के और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग इसी प्रकार से शादी करें, ताकि आगे की बेटियां दहेज के चलते जो है लोग आत्महत्या न कर सकें। हमारी यही कामना है उन लोगों से। गरीब परिवार की बेटी के भाई के रूप में अपने फर्ज को निभाते हुए सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह ने कहा उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी कोई बेटी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।